तो हेलो एंड वेलकम टू द वैगबीन। स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2026 स्क्वाड एनालिसिस एपिसोड 4 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बारे में। अगर आपने पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक्स एंड द डिस्क्रिप्शन जरूर जाके चेक करना। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सी दो टीम सब बच रही है इस सीरीज में, जो कि हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। और वो दो टीम अगर आप समझ गए हो तो कमेंट डाउन बिलो। तो स्टार्टिंग विद गुजरात टाइटंस, सबसे पहले गुजरात टाइटंस का स्क्वाड देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी टीम ही रिटेन कर ली है और गुजरात टाइटंस ज्यादा चेंज में बिलीव तो करती नहीं है। वही सेम टीम है, मोस्टली कुछ चेंजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी थे और उन्होंने करे हैं। कैप्टन वही है शुभमन गिल, उसके बाद साई सुदर्शन, फिर जॉस बटलर। ये है टॉप 3 जिन पे गुजरात टाइटंस पूरी ही टिकी हुई है इस मोमेंट पे भी। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करा है कि ये इंप्रूव कर पाए अपना मिडिल ऑर्डर, जो कि लास्ट ईयर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा था। पूरी डिपेंडेंस टॉप 3 पे थी। तो इस बार शायद से वॉशिंगटन सुंदर अगर फोर्थ पोजीशन पे खेलते हैं, उन्हें देखना होगा कि वो किस हिसाब से अपना गेम जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और टॉप 4 के हिसाब से अगर वो खेल पाए तो हो सकता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड यूज कर रहे हो। इस बार ग्लेन फिलिप्स को भी सारे मैच खिलाने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ग्लेन फिलिप्स तो इस बार खेलेंगे भाई, लग रहा है, क्योंकि पिछले बार रदरफोर्ड थे लेकिन इस बार रदरफोर्ड भी नहीं है। तो इस बार तो फिलिप्स के लिए पूरा ही खाली मैदान है, वो अपनी एयरलाइंस उड़ा सकते हैं। अब इस बार कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी ऑलमोस्ट फिक्स है क्योंकि ग्लेन फिलिप्स खेलने वाले हैं इस आईपीएल में। भाई तो फील्डिंग तो अब फिर भी कराया ही था उनसे। हाँ, और फील्डिंग में इंजरी हो गई थी फिर। अगर न्यू एडिशंस पे ध्यान दें तो टॉम बैंटन, जो कि जॉस बटलर के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, और अभी सेमीफाइनल जो हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। पहले वो ओपनिंग भी किया करते थे लेकिन अब वो एक मिडिल ऑर्डर फिनिशर के तौर पे भी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। तो देखना होगा अगर टॉम गुजरात टाइटंस बैंडन ने भी यूज करती है। वाइटलिटी लास्ट बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था टॉम बैंडन ने। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी उन्हें, बहुत सारी लीग्स भी वो खेल चुके हैं। यूएई में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इंग्लैंड टीम के लिए भी खेलते हैं। तो अगर जॉस बटलर कभी, वैसे इंजरी तो नहीं होनी चाहिए जॉस बटलर को, लेकिन अगर कभी भी इंजर्ड होते हैं तो फिर देखना होगा कि टॉम बैंटन वो स्पॉट लेते हैं या फिर नहीं। उसके बाद मूव ऑन करें तो ऑलराउंडर्स में एज यूजुअल राशिद खान, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तिवतिया और ग्लेन फिलिप्स, जो कि इस बार हमें खेलते हुए जरूर दिखने वाले हैं। उसके बाद एक नाम आता है जिसपे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये अभी भी रेलेवेंट है ये चॉइस, जेसन होल्डर। क्या जेसन होल्डर इस मोमेंट पे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और लीग क्रिकेट में भी, खास करके आईपीएल में, क्या अब भी रेलेवेंट है? भाई देखना पड़ेगा कि जिन्हें ट्रेड किया है जीटी ने, मतलब कुछ तो सोचा होगा इनके बारे में। जेसन होल्डर क्या एक बढ़िया मूव है जीटी के लिए इस मोमेंट पे, क्योंकि रदरफोर्ड को उन्होंने छोड़ा है और जेसन होल्डर बाई करा है, तो ये जो शिफ्ट होने भाई वाला है वो। डिपेंड करता है यार। वैसे बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो जेसन होल्डर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इन लोगों को, और बैटिंग को कुछ खास कर नहीं रहे हैं तो। यही है ना कि रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए अगर, तो रेलेवेंट नहीं है उतने अभी जेसन होल्डर देखा जाए तो। और लीग क्रिकेट भी, आईपीएल तो बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं। और इस साल हम्म। क्या उन्हें चांस भी मिलता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि 7 करोड़ आप दे चुके हो। तो ये एक क्वेश्चन है वैसे कि 7 करोड़ देके आप बेंच कर रहे हो जेसन होल्डर को। 7 करोड़ में दिया है तो उन्हें यूज तो करना ही है, लेकिन लेकिन जरूरत तो है नहीं उनकी। ऑलराउंडर्स में और ऑप्शन है, जैसे अरशद खान का एक ऑप्शन है और लास्ट ईयर भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा था। उसके बाद निशांत सिंधु एक ऑप्शन है, जयंत यादव एक ऑप्शन है, साई किशोर एक ऑप्शन है ऑलराउंडर्स में। पिछले ही सीजन बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था उन्होंने, और राशिद खान क्योंकि परफॉर्म नहीं करे तो साई किशोर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद बॉलिंग तो अगर, भाई इनकी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, बॉलिंग तो बढ़िया होगी, आशीष नेहरा है ना। उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में भी कुछ कुछ चेंजेस हैं। जो नाम ऐसे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बढ़िया अभी परफॉर्म करा है, जैसे गुरनूर बरार एक प्लेयर है जो कि इस साल ऐड हुए हैं 1.3 करोड़ के प्राइस पे। 7 मैचेस में 26 विकेट्स लिए हैं और ये पंजाब के लिए लीडिंग विकेट टेकर है। तो ऐसे जो बाइज जीटी ने करे इस बार, वो शायद से उन्हें चांस मिले, शायद या ना मिले। लेकिन ऐसा बेस्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखा जाए कि अगर कोई बॉलर इंजर्ड होता है, जैसे इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है जो कि खेलने वाले हैं, अगर वो इंजर्ड होते हैं, मोहम्मद सिराज को कोई भी इंजरी होती है, तो फिर इनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया बॉलर्स के लिए। एक दूसरा ऑप्शन अशोक शर्मा का है जो कि इस मैच में लीडिंग विकेट टेकर थे। बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया है जीटी की। जिस टीम के पास ग्लेन फिलिप्स बेंच पे बैठे हो पिछले साल, तो आप कह सकते हो कि हमेशा से गुजरात टाइटंस के बैकअप प्लेयर्स भी बढ़िया रहे हैं और प्लेइंग 11 के प्लेयर्स पिछले साल मिड ओवर्स की बैटिंग को छोड़ दिया जाए अगर, तो फिर बढ़िया ही थे प्लेयर्स बॉलिंग के हिसाब से, और टॉप ऑर्डर तो बढ़िया था ही इनका। जैसे वॉशिंगटन सुंदर की हमने बात की, वॉशिंगटन सुंदर को फोर्थ पोजीशन पे खेलना पड़ेगा इस बार क्योंकि रदरफोर्ड नहीं है। मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। दर्शन भी अभी विजय जाड़े में थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, स्लेंडर फ्रैक्चर शायद उनका हो गया था, तो उससे हाँ, बहुत सारे मैचेस मिस किए।
डाउट है उनके लिए भी। तो हो सकता है कि टॉप ऑर्डर में थोड़ा-सा इस बार दिक्कत हो, इसीलिए मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इन्होंने रदरफोर्ड को जाने दिया है, और ऐसा था कि पिछले सीजन रदरफोर्ड के होते हुए भी मिडिल ऑर्डर उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था, उतना बढ़िया ऑन पेपर भी नहीं दिख रहा था। और इस बार रदरफोर्ड भी नहीं है और वॉशिंगटन सुंदर है। तो क्या ये एक अपग्रेड है या फिर और डाउनग्रेड है पिछले पिछले सीजन से? मतलब टॉम एंडन बढ़िया है भाई, देखा जाए तो बैटिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जो टॉप ऑर्डर है इन लोग के पास दर्शन और शुभमन गिल कुछ बैलेंस रहे। टॉम बेंटन खेल मेरे थोड़ी हिसाब से पाएंगे जब तक जॉस बटलर टॉम खेल रहे बेंटन, हैं। हाँ फिलिप्स अगर खेल रहे हैं तो फिर टॉम बेंटन नहीं खेल पाएंगे, सही बात है। हाँ, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्लेन फिलिप्स भी अगर चांस दिया जाए तो ये बैटिंग से रदरफोर्ड जैसे ही कर ही सकते हैं, बस बॉलिंग से जो बैकअप दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर किस हिसाब से वो फोर्थ नंबर की पोजीशन ले पाते हैं और कैसा खेल रहे हैं वो एज अ बैटर? भाई कोई फिक्स नहीं है यार, मतलब मेरे हिसाब से कि हर मैच में तो फोर्थ नंबर पे नहीं आने चाहिए, कभी कभी जैसे इंडियन टीम भी करती है उनके साथ, 4 पे 5 पे प्रमोट कर देती है, उस हिसाब से हो सकता है कभी कभी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो फिर फोर्थ पे ग्लेन फिलिप्स को आना पड़ेगा, तो इससे तो बढ़िया ही है ना कि वॉशिंगटन सुंदर को आप फोर्थ पे रखो। फिर ये कर सकते हैं कि शाहरुख खान को फोर्थ पे भेजें और वॉशिंगटन सुंदर को नीचे। लेकिन हम्म। फिर ये है ना कि फायर पावर जो है वो फिनिशिंग में शाहरुख खान की ज्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि शाहरुख खान थोड़े हिट्स लगा सकते हैं। यही है कि जीटी के पास वो जो फोर्थ नंबर की पोजीशन है उसको लेकर थोड़ा कंसर्न है। बाकी उसके नीचे तो फिफ्थ पे ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हैं, उसके नीचे राहुल तेवतिया, वो तो बढ़िया ही ऑर्डर है मेरे हिसाब से। अगर परफॉर्म कर जाते हैं राहुल हम्म। तेवतिया या फिर शाहरुख खान। लेकिन जो फोर्थ नंबर की पोजीशन है बस वो देखना होगा कि कौन लेता है जीटी में, और अगर वॉशिंगटन सुंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो कैसा खेलेंगे। स्क्वाड के हिसाब से फोर्थ पे सुंदर ही बेटर लग रहा है, और या तो शाहरुख खान या तो सुंदर, दोनों में से किसी एक को फोर्थ पे तो आना ही है, बाकी तो मुझे हम्म। नहीं लग रहा है कोई। बॉलर्स में इनके पास मोहम्मद सिराज का एक ऑप्शन है, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा। और उसके बाद इन्होंने ल्यूक वुड को भी बाय कराया है टू रिप्लेस कगिसो रबाडा, अगर कभी भी रबाडा इंजर्ड होते हैं तो अगर टीम के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो हमेशा से यही रहा है। इस साल भी ये देखेंगे हम लोग कि टॉप ऑर्डर तो इस साल भी बहुत ज्यादा सॉलिड है, जो टॉप तीन बैटर है इनके। बस वो फोर्थ पोजीशन का थोड़ा सा कंसर्न है, वो भी अगर सुंदर परफॉर्म कर जाते तो वही बढ़िया है। आशीष नेहरा अगर इंडियन पेस अटैक लीड कर रहे हैं तो फिर इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और एक पॉइंट ये जो मैंने कहा कि डोमेस्टिक बेंच स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है इस टीम की। बैटर्स में भी देखा जाए तो हम्म, इनके पास शाहरुख खान का ऑप्शन है, बहुत कुमार बढ़िया है, सही कुशागर बात का है ये। ऑप्शन है, अनुज रावत भी है इनके पास। और अगर फिलिप्स इंजर्ड ना हो, जैसे वो पिछले साल हो गए थे फील्डिंग करते हो, अगर इंजर्ड ना हो तो फिलिप्स भी ये सीजन बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डिजायर्ड पोजीशन भी मिल जाएगी। न्यूजीलैंड के लिए वो फिफ्थ पे खेलते ही हैं, तो फिर मेरे हिसाब से बढ़िया कर सकते हैं फिलिप्स भी इस साल। फिलिप्स को अगर मौका मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो किसी ना किसी मैच में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, मतलब एक अपने दम पे टीम को जिता सकते हैं वो, अगर ऐसे अगर उनको मौका मिलते रहे कंसिस्टेंटली। वीकनेसेस की बात हम प्रोबेबल 11 के बाद करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबल 11 से। फर्स्ट पे शुभमन गिल द कैप्टन, उसके बाद साई सुदर्शन, थर्ड पे जॉर्ज बटलर, फोर्थ पे वॉशिंगटन सुंदर, फिफ्थ पे ग्लेन फिलिप्स, सिक्स पे राहुल तेवतिया, सेवेंथ पे राशिद खान, एट पे कगिसो रबाडा, नाइन्थ पे मोहम्मद सिराज, टेंथ पे प्रसिद्ध कृष्णा और 11th पे साई किशोर। फिर इम्पैक्ट में इनके पास दो तीन ऑप्शंस है मेरे हिसाब से, तो दो ऑप्शंस में इनको चूज करना है, एक शाहरुख खान और एक गुरनूर बरार। क्योंकि गुरनूर बरार के पास हाइट भी है भाई, वो 6 फीट 4 इंच के हैं जहां तक मुझे पता है, तो उनको स्टीप बाउंस हाँ, में मिलता है। शेरे पंजाब लीग में बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग किया था यार, मतलब अभिषेक शर्मा को भी बहुत 2-3 बार आउट किया था उन्होंने, 2 बार। और उनको और उनको बहुत बाउंस बड़े भी। बड़े बहुत बड़े बड़े आइकॉन प्लेयर्स जो भी पंजाब और चंडीगढ़ के हैं, उन्हें बहुत मतलब इन स्विंग आउट स्विंग हर तरीके से बॉलिंग कर लेते हैं, पावर प्ले हाँ, में बहुत अहम कार्ड होने वाला है ये, तो हाइट के साथ वो डेथ में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। और मेरे को लगता है ना कि इस साल ईशांत शर्मा के पहले खेल सकते हैं गुरनूर बरार। भाई मेरे हिसाब से ओपन करेंगे गिल और सुदर्शन, थर्ड पे आएंगे बटलर, फोर्थ पे आएंगे सुंदर, फिफ्थ पे आएंगे फिलिप्स, सिक्स पे शाहरुख खान, सेवन्थ पे तेवटिया, एट्थ पे राशिद खान, नाइन्थ पे रवाडा, टेंथ पे सिराज, इलेवेंथ पे कृष्णा आ सकते हैं या तो ईशांत शर्मा आ सकते हैं, और फिर एक इम्पैक्ट रहेंगे साई किशोर। तो मतलब साई किशोर और शाहरुख खान को इम्पैक्ट और प्लेइंग 11 में स्विच किया है। हाँ, इसके अलावा इंजरी कंसर्न्स बस अभी तो कुछ ऐसी खास है नहीं स्क्वाड में। आईपीएल शुरू होने से पहले ऐसी कोई बड़ी न्यूज तो नहीं आई है कि कुछ रिप्लेसमेंट हो रही है। अभी बीसीसीआई ने लग रहा है 10-15 दिन पहले एक रिलीज किया था अपना स्टेटमेंट की सुदर्शन अब रिकवर कर रहे हैं और ये आईपीएल कैंप भी ज्वाइन कर लिया जीटी का, तो शायद हाँ, हो सकता है कि बीच टूर्नामेंट में उनके साथ कुछ इंजरी हो सकती है, क्योंकि वो अभी रिकवर कर ही रहे हैं, या तो बहुत
मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन हो सकता है कि फिर से इंजर्ड हो जाए, स्टार्ट ही कर दें। रिकवर पूरी तरीके से किया नहीं है उन्होंने, लेकिन कैंप ज्वाइन कर लिया है। और एक चीज जो मेरे को लग रही है कि जॉस बटलर का फॉर्म कैसा रहता है जीटी के कैंपेन में इस साल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी अपनी पीक पे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो इस बार देखना होगा कि थर्ड नंबर पे, क्योंकि जीटी के लिए टॉप ऑर्डर उनका बहुत ज्यादा मैटर करता है। जॉस बटलर ने परफॉर्म भी शायद नहीं किया बढ़िया, तो हो सकता है कि वो दिमाग में घूमता रहे और इससे आईपीएल भी खराब और चला ये जाए। भी ये भी हो सकता है कि टॉम बैंटन के लिए ये एक ओपनिंग हो कि अगर जॉस बटलर परफॉर्म ना करे तो टॉम बैंटन खेल सकते हैं। वैसे थर्ड पे खेलेंगे कि नहीं हम्म। वो देखना होगा, लेकिन वो खेल तो सकते ही हैं क्योंकि वो टॉप ऑर्डर प्लेयर भी रह चुके हैं पहले। के बाद अगर वीकनेसेस की बात करें तो एक सबसे मेजर कंसर्न जो कि पिछले सीजन भी दिखा था, एक तो वो मिडिल ऑर्डर क्राइसिस जो है वो जीटी के साथ थोड़ा सा वो देखना होगा इस बार। और एक सबसे बड़ा है वो राशिद खान का फॉर्म। राशिद खान पे डिपेंड करेगा कि स्पिन बॉलिंग, देखो एक तो साई साई किशोर का ऑप्शन आपके पास, लेकिन कोई तो हमें चाहिए ना जो पार्टनर कर पाए। और राशिद खान होते हुए अगर आपको साई किशोर पे रिलाई करना पड़ रहा है आपकी स्पिन के लिए, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न तो है जीटी के लिए अगर देखा जाए तो, कि राशिद खान बैट से भले थोड़ा ट्राई कर रहे हो परफॉर्म करने का और शॉट्स भी लग जा रहे हो, लेकिन मेन काम उनका बॉल से है। तो आपको बॉलिंग देखनी पड़ेगी राशिद खान की। इस बार वर्ल्ड कप में तो उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, मेरे हिसाब से शायद इस बार फॉर्म आ जाए उनके साथ। और वैसे ज्यादा चेंजेस तो है नहीं स्क्वाड में, और इसीलिए वीकनेसेस भी वो लास्ट सीजन वाली ही है जो हमने नोटिस करी थी। जैसे मिडिल ऑर्डर की बात की हमने, और तेवतिया और शाहरुख खान का फॉर्म कैसा रहता है, वो क्या फिनिशिंग में उस लेवल पे फिनिश कर पाते हैं या फिर नहीं, वो देखना होगा। और उसके अलावा जॉस बटलर की बात की कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो आ रहे हैं, तो क्या वो एक कमबैक कर पाएंगे इस आईपीएल के थ्रू। तो यही कुछ वीकनेसेस है जो कि इस साल फिगर आउट कर लें कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। और अगर इनके मैचेस की बात करें, जो फर्स्ट 4 मैचेस का शेड्यूल है जीटी का, तो पहला मैच इनका पंजाब के साथ है न्यू चंडीगढ़ में 31 मार्च को। उसके बाद है अहमदाबाद, ये अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे राजस्थान से, जिनके बारे में अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद ये दिल्ली जाएंगे, 8 अप्रैल को खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। और उसके बाद जाएंगे इकाना, जहाँ पे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ compete करेंगे ऑन 12 अप्रैल। इन चारों मैचेस में जो एक प्रोमिनेंट मैच जो मुझे दिख रहा है जीटी के लिए जो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, वो है एलएसजी वाला मैच, क्योंकि इकाना में मैच है। और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या राशिद खान कमबैक कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है तेवतिया के लिए भाई ये वाला आईपीएल, क्योंकि 24 में और 25 में कुछ खास इन्होंने किया नहीं, ना इन्हें ज्यादा मतलब ऊपर इन्हें प्रमोट किया गया, सबसे नीचे पे नीचे और नीचे प्रमोट किया गया। तो मेरे हिसाब से तेवतिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला आईपीएल। एक पॉइंट जो मैंने बताया कि राशिद खान का फॉर्म देखना पड़ेगा कि इस बार वो कमबैक कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये कि जॉस बटलर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप के बाद। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि जीटी शायद से फिगर आउट करके इस बार आईपीएल 2026 में उतरेगी खेलने के लिए। और अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो आई वुड रेट दिस स्क्वाड एन 8 आउट ऑफ 10। नाइस रेटिंग ब्रो, 7 आउट ऑफ 10। क्योंकि बॉलिंग में मुझे डाउट लग रहा है, ऑन पेपर बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन फिर भी डाउट लग रहा है। बैटिंग थोड़े से ऑन पेपर इम्बैलेंस लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैटिंग में ओपनर बहुत बढ़िया करने वाले हैं। ओपनर के बाद क्या होने वाला है ये सोचना है, ओपनर तक तो पता ही है कि जीटी में ओपनर बढ़िया ओपनर के करेंगे। बाद भी तो भाई बैलेंस कर दिया है ग्लेन फिलिप्स और जॉस बटलर। तो यस, ये थी हमारी जीटी के एनालिसिस। मैंने 8 आउट ऑफ 10 बोला है और अमृत ने 7 आउट ऑफ 10। आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है जीटी को कितना रेट करना चाहिए। तो अब मूव ऑन करते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के बारे में बहुत सारी बातें जो हमें करनी है, सो लेट्स मूव ऑन टू इट। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के साथ। स्क्वाड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे और अमन राव, जिनका डोमेस्टिक फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने अपने थर्ड फर्स्ट क्लास मैच में ही डबल सेंचुरी मार दी थी, वो भी नॉट आउट रहते हुए 154 बॉल्स में। राजस्थान की स्काउटिंग टीम ने एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी खरीदा है वैसे आईपीएल ऑक्शन में। और अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो एक प्रोमिनेंट नाम जो कि इतने सालों से हमें दिखते आ रहा है, वो अब इस लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है, संजू सैमसन। वो नाम लेकिन हमारी अगली वीडियो में जरूर दिखेगा, सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। तो विकेट कीपर्स की तरफ बात करें तो ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा जो कि ट्रेड होके आए हैं और जो कि इस बार मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं राजस्थान के। तो डोनोवन फरेरा के बाद लुआंड्रे पिटोरियस आते हैं विकेट कीपर्स में। उसके बाद रवि सिंह का एक ऑप्शन है विकेट कीपर्स में, जिनके ओपनिंग नंबर तो बढ़िया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसके बाद ऑलराउंडर्स में कैप्टन रियान पराग और रविंद्र जडेजा, जो कि इस साल की सबसे पॉपुलर ट्रेड थी आईपीएल की। और उनके साथ सैम करन भी आए थे, लेकिन वो अब रूल आउट हो चुके हैं। उनके जगह पे दसुन छानका आ चुके हैं टीम में, एक और ऑलराउंडर।
हमने जीटी की बात की इससे पहले, उसमें जेसन होल्डर के बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे जसवंत छानका का फिर भी अभी के हिसाब से स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जेसन होल्डर। सही बात है, लेकिन क्या, बैटिंग बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन जसवंत छानका भी क्या खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, या फिर उन्हें डॉनवन फरीदा के साथ जाना राजस्थान के चाहिए? अगेंस्ट जिस जिस किस्म की बैटिंग इन्होंने की थी, मतलब उनके प्रीमियम बॉलर्स को जिस हिसाब से बेल्ट किया था, उस हिसाब से आईपीएल में एज अ 6-7 नंबर तो कर ही सकता है बैटिंग। तो डॉनवन फरीदा के साथ जाना चाहिए या फिर जसवंत छानका के साथ? नहीं, तब तो भाई डॉनमन परेरा बढ़िया है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भी जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है उसके हिसाब से डोनोवन फरीदा है। और इसके बाद युजवीर सिंह चरक का एक ऑप्शन है ऑलराउंडर्स में। बॉलर्स की अगर बात करें तो इस बार बहुत सारे चेंजेस भी हैं और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी है लास्ट ईयर से। जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, जो कि राजस्थान के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन सकते हैं इस साल। उसके बाद संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, क्वेना मफाका, एडम मिल जो कि इसी साल ऐड हुए हैं स्क्वाड में। उसके बाद कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा और विघ्नेश पुथुर और रवि बिश्नोई एक टीम में अलॉन्ग विथ रविंद्र जडेजा। आपकी स्पिन तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है इसके साथ। आप लास्ट ईयर कुमार कार्तिक के भाई साथ खेल मेरे रहे थे। हिसाब से एडम मिल को भी बहुत सारे मैचेस खेलने के मौके मिलेंगे, क्योंकि ये पाल रॉयल्स के साथ भी खेल रहे हैं बहुत। हाँ, लेकिन एडम मिल और नांद्रे बर्गर में मेरे हिसाब से नांद्रे बर्गर का ज्यादा चांसेस है खेलने का, क्योंकि हाँ, लेफ्ट आर्म नांगरे पेसर। वगैरह तो ज्यादा मिलेगा मेरे हिसाब से भी, लेकिन शायद मतलब हो सकता है क्योंकि कभी इंजर्ड हो आप जाए या फिर कुछ हमें मौका मिल सकता है। क्योंकि सैम करन का ऑप्शन ऑलरेडी बंद हो चुका है और लेफ्ट आर्म पेसर के बजाय आपको अश्विन शर्मा जो कि राइट आर्म बॉलर है उनके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट। लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर देखा जाए तो नांद्रे बर्गर है आपके पास, तो मेरे हिसाब से सैम करन जा रहे हैं तो नांद्रे बर्गर के लिए वो स्पॉट खाली हो रहा है। और विघ्नेश पुथुर की हमने बात की तो एमआई के साथ थे वो पिछले सीजन और इस बार राजस्थान के साथ है। तो ये भी देखना है कि वो रवि बिश्नोई के साथ अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज कर रही है राजस्थान, जैसे पिछले साल कुमार कार्तिक को यूज कर रही थी। दो दो डिस्ट स्पिनर को खिलाना सेम मैच में बहुत मुश्किल है, मतलब। अगर इकाना या चेपॉक में मैच हो रहा है तो फिर सेंस पर आता है। और फिर रविंद्र जडेजा का भी ऑप्शन आपके पास। तो देखो स्पिन तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर चेपॉक में खेल रहे हो आप या इकाना में खेल रहे हो तो रवि बिश्नोई तो रहेंगे ही, वो तो कहीं पे भी खेलो तो रहेंगे। लेकिन विघ्नेश पुथुर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप अपने कुछ कुछ लोकेशंस के लिए सोच सकते हो, जैसे चेपॉक हो गया, इकाना हो गया। वहां पे रवि बिश्नोई प्लस रविंद्र जडेजा प्लस विघ्नेश पुथुर, ये स्पिन का बहुत बढ़िया ट्रायो बन सकता है। रियान पराग भी भाई, कभी कभी वो भी, उनकी बॉल भी बहुत हाँ, स्पिन करती है यार। और डॉनवन फरीदा भी शायद से लेग स्पिन डालते हैं जहां तक मुझे हाँ। पता है। हाँ, वो भी डालता है लेग स्पिन। तो अगर इनके मैचेस की बात करें तो हमने बात की चेपॉक के बारे में, लेकिन इनका पहला मैच सीएसके के साथ ही हो रहा है, लेकिन चेपॉक में नहीं, गुवाहाटी में, जो कि कुछ टाइम के लिए इनका होम ग्राउंड ही है। और इस साल तो ऐसा ही लग रहा है कि होम ग्राउंड है। फर्स्ट मैच इनका है 30 मार्च को। उसके बाद अहमदाबाद ट्रैवल करेंगे 4 अप्रैल को जीटी के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए, जिनके बारे में हमने ये बात की थी। थर्ड मैच है इनका एमआई के अगेंस्ट गुवाहाटी में वापस से 7 अप्रैल को। और फिर फोर्थ मैच जो है इनका वो है आरसीबी के अगेंस्ट गुवाहाटी में 10 अप्रैल को। क्योंकि 4 में से 3 मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाले हैं। तो भाई अभी तक तो न्यूज सर्कुलेट हो गई होगी पूरे मीडिया में, तो बता देता हूँ मैं अभी कि राजस्थान रॉयल्स को एक अमेरिकन बेस्ड स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उनका, कार्ल सोमानी नाम, उन्होंने खरीद लिया है मेरे साथ, मतलब 3-4 कंपनियों ने जॉइंटली खरीदा है, जिसमें कार्ल सोमानी ने मैक्सिमम स्टेक्स लिए हैं। इस बार 2 टीम्स की ओनरशिप चेंज हो रही है और जो अगली टीम है वो हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस तो कर ही रहे हैं। आरआर की ओनरशिप भी चेंज हुई है, कैप्टन भी चेंज हुए हैं और ट्रेड भी हुआ है इस साल, बहुत फ्रेश प्लेयर्स भी आ गए हैं। तो सेटअप पूरी तरीके से बदल तो गया है आरआर का इस साल। और देखना पड़ेगा कि क्या रविंद्र जडेजा जो 2008 में जिनका कैंपेन राजस्थान के साथ शुरू हुआ था वो वापस से कम कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से होम कमिंग हो रही है, तो वो किस हिसाब का परफॉर्म करते हैं और क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल हो पाती है अचीवमेंट्स के मामले में। जड्डू किसी भी टीम में जाए वो टीम बेटर बन जाती है। लेकिन होम कमिंग की जहां तक बात है, अगर 2008 में जडेजा राजस्थान के साथ है, वहां पे ट्रॉफी जीती, तो इस बार क्या वो लकी चार्म वापस आ सकता है रविंद्र जडेजा के साथ? भाई मैं तो नहीं कहूंगा कि लकी चार्म वापस आएगा, लेकिन बहुत बढ़िया एक पोजीशन पे वो फिनिश कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो टॉप 4 में रहने वाले हैं, मेरे हिसाब से 6-7 नंबर पे फिनिश करेंगे, लेकिन एक जैसे कि लास्ट ईयर के हिसाब से 1-2 पोजीशन ऊपर हो सकते हैं वो लोग। राम करन की ट्रेड को लोगों ने थोड़ा अंडररेट कर दिया था, रविंद्र जडेजा की ट्रेड की ज्यादा बात हो रही थी। लेकिन सैम करन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी
मोबिलिटी ऐड कर रहे थे और नंबर 3 का जो स्पॉट है वो भी एक तरीके से फिक्स कर रहे थे सैम करन। वो आ सकते थे नंबर 3 पे खेलने के लिए अगर उन्हें चांस मिलता तो सैम करन नहीं है तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ना पॉइंट्स टेबल में सैम करन के ना होने का भी थोड़ा डिफरेंस हमें दिख सकता है राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो अगर हम लोग प्रोबेबल 11 की बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो फर्स्ट पे यशस्वी जायसवाल, सेकंड पे वैभव सूर्यवंशी, थर्ड पे ध्रुव जुरैल। मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल को नंबर 3 का स्पॉट मिलने वाला है इस बार। फोर्थ पे रियान पराग, 5 पे डॉनवन फरेरा, 6 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे सिमरन हेटमायर, 8 पे जोफ्रा आर्चर, 9 पे रवि बिश्नोई, 10 पे नांद्रे बर्गर और 11 पे संदीप शर्मा। इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास दिनेश पुथर का ऑप्शन है, तुषार देशपांडे का ऑप्शन है और शुभम दुबे का भी ऑप्शन है जो कि राजस्थान लास्ट ईयर बहुत ज्यादा यूज कर रही थी। लेकिन क्या वो इस साल भी बैक करेगी इसे, वो देखना होगा। रियान पराग मेरे हिसाब से फोर्थ पे फिक्स है क्योंकि लास्ट ईयर नीतीश राणा आ रहे थे थर्ड पे। तो हम्म। मेरे हिसाब से इस ईयर आएंगे ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुड़ेल मेरे हिसाब से 5 नंबर पे बैटिंग सही नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम लेके खेलता है यार। जैसे कि आते ही ये मारने वाले प्लेयर नहीं है, 10 बॉल 15 बॉल इनको मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है क्रीज पे जमने के लिए। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर ध्रुव जुड़ेल के लिए बढ़िया रहेगा। वीकनेस पे आएंगे तो सिमरन हेटमायर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर इनका सॉर्टेड है। यंग इंडियन बैटिंग लाइनअप है इनका इस समय राजस्थान रॉयल्स का। संजू सैमसन अब तो नहीं है इस टीम में, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो प्योरली यंग टैलेंट से फायर पावर बहुत ज्यादा है। स्पिन ऑप्शन पे देखो तो आप विघ्नेश पुथुर बढ़िया है, एमआई के लिए पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। तो स्पिन के भी ऑप्शन बहुत बढ़िया है और जडेजा आके एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहे हैं। पिछले साल तक तो स्पिन में हसरंगा थे, तीक्ष्णा थे। हसरंगा बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, तीक्ष्णा। पर मेरे को इनकी पेस बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर लग रही है, थोड़ी सी मतलब। जोफ्रा आर्चर भी कुछ ज्यादा इंजरी के कारण उनकी स्पीड भी कम हो गई है, उनका रनअप भी शॉर्ट हो गया, तो थोड़े से कम एग्रेसिव लग रहे हैं आजकल। अगर देखा जाए तो फिर भी ओवरसीज पेस बॉलिंग भी देखो ना तो नांद्रे बर्गर के आने से थोड़ा बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन इंडियन पेस बॉलिंग में हम्म। जहां तक मेरी 11 है, सिर्फ संदीप शर्मा एक ऑप्शन है जो कि इंडियन पेस बॉलर है। बाकी हम्म। तुषार देशपांडे की जगह नहीं बन रही। संदीप शर्मा बस खेलेंगे इंडियन पेसर के तौर पे। और संदीप शर्मा हम्म। क्या इस सीजन इफेक्टिव रहेंगे वो देखना रहेगा। राजस्थान के लिए वैसे बढ़िया ही परफॉर्म करा है हमेशा, लेकिन एक लौते इंडियन पेसर है वो और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उन्हें। तो देखना रहेगा वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हाँ, पेस में थोड़ा तो एक क्वेश्चन मार्क है कि जोफ्रा आर्चर अगर इंजर्ड हो जाते हैं बाई चांस तो फिर उन्हें रिप्लेस कौन कर रहा है। और एडम मिल का एक ऑप्शन है इनके पास, देखना रहेगा कि एडम मिल अगर आते हैं तो वो कैसा खेलते हैं। अब टीम के अगर हिसाब से देखा जाए तो भाई ये टीम बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, एक पे एक प्लेयर है कि सब हिटर है, तो ये टीम भी मुझे लग रही है कि 200 प्लस जाएगी, बहुत सारे 250 प्लस मुझे लग रहा है। हमने पेस की ऐसे बात की कि पेस एक वीकनेस है। अभी वीकनेस तो नहीं, मतलब एक थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है इस टाइम पे। तो क्या सिमरन हेटमायर की जगह आप कोई पेस बॉलर एक एक्स्ट्रा खिला सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि सिमरन हेटमायर की जगह दसवें शनका खिला लो। हाँ, ये हो सकता है, ये तो बहुत चांस है। हेटमायर को उतने कंसेक्यूटिव बढ़िया परफॉर्मेंसेस नहीं आए और तब भी रिटेन करा है, वो भी 10 करोड़ प्लस के प्राइस पे। तो सिमरन हेटमायर को हटाना भी एक बड़ा कॉल हो सकता है राजस्थान के लिए। लेकिन अगर राजस्थान पिछले स्टार्ट देखे सिमरन हेटमायर के तो बहुत कम मैचेस में परफॉर्म करा है। शन का बॉलिंग नहीं करता है भाई ज्यादा, मतलब 2 ओवर बहुत से बहुत, 1-2 ओवर हाँ तो कभी कभी। हेटमायर हेटमायर तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। तो कुछ तो मिल रहा है आपको पेस तो बॉलिंग के जरूरत, हिसाब से। उनकी बॉलिंग से कुछ इफेक्ट पड़ेगी नहीं भाई टीम पे। आप ये देखो कि हेटमायर का बैटिंग से भी उतना फॉर्म बढ़िया नहीं है, लेकिन शानका का ये है ये कि वो ये बॉलिंग में ऐसा भी भाई, कंट्रीब्यूट बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर देंगे और बैटिंग में भी कर देंगे। बैटिंग में बढ़िया कर लेते हैं, तो अब मेरे हिसाब से बैटिंग दोनों देखो, साइड बैलेंस हो जाएगा। देखा जाए तो बैटिंग से फॉर्म में शन का है भी और हेटमैन नहीं है, तो ये एक बढ़िया हाँ, पॉइंट है शन को टीम में इंक्लूड करने के लिए। ऐसा नहीं कि हेटमायर के साथ आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड फिनिशर है। आपके पास ऑलरेडी जडेजा है और टॉप ऑर्डर में इतने लेफ्टी हैं आपके पास, यशस्वी जायसवाल, हम्म। वैभव सूर्यवंशी, आप दोनों ओपनर्स आपके लेफ्टी है। तो आपके पास लेफ्टी ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हेटमायर ड्रॉप नहीं कर सकते। हेटमायर की जगह दसुन शान का खिलाना इज अ बेटर भाई चॉइस। आर्चर और बर्गर अगर साथ में फिट रह के खेल रहे हैं तो फिर ये दोनों एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड पेस का ऑप्शन है। और साथ में अगर ये दोनों अपने पीक पे खेल रहे हैं और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया पेस लाइनअप बन रहा है राजस्थान का। भाई मेरे को इनकी बस एक पेसी डिपार्टमेंट थोड़ी सी कमजोर लग रही है, बाकी स्पिन बहुत बढ़िया है, सब बैटिंग लाइनअप भी देखा है हमने, बहुत बढ़िया है। अगर पेस पेस भी पेस थोड़ा सा पेस बढ़िया हो जाए तो। पेस भी वीक नहीं है, बस ये है कि आर्चर अगर फुली फिट हो जाए तो ये पेस बहुत बढ़िया है पेस लाइनअप भी। और वीकनेसेस की जैसे हमने बात की कि सिमरन हेटमायर का फॉर्म थोड़ा एक
बड़ा कंसर्न रह सकता है कि उनके जगह क्या आप शानका पे ट्रस्ट कर रहे हो अगर आपने उन्हें एज अ रिप्लेसमेंट बाय करा है। और सैम करन रहते तो सैम करन भी खेलते ही, तो ऐसा नहीं है कि दसवें शानका को आपने बेंच के लिए मेरे रिप्लेसमेंट के तौर हिसाब पे से आए होंगे वो। इनिशियल मैचेस में तो बेंच रहने वाला है शान का, लेकिन अगर हिटमायर नहीं कुछ कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से वो बेंच कर दिए जाएंगे। लेकिन हेटमायर का यार उतना कुछ स्टैट बढ़िया नहीं रहा ना राजस्थान के लिए। अब पता नहीं मुझे कि इतना ट्रस्ट क्यों करती है मैनेजमेंट उनपे, लेकिन हेटमायर उस लेवल पे तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और क्या पता छनका कट जाए बॉलिंग के साथ हुई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल मैचेस में तो भाई हेटमायर को मौका मिलेगा ही, लेकिन फॉर्म पे डिपेंड करेगा। युद्धवीर सिंह चरक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल में, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। मैच में भी देखो उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। देखो अनसंग टैलेंट तो बहुत ज्यादा है राजस्थान के स्क्वाड में। जैसे हमने शुरुआत में मैंने अमन राव के बारे में बात की थी कि इन्होंने अपने थर्ड फर्स्ट क्लास मैच में ही 200 नॉट आउट बनाया था। और उसके बाद एक रवि सिंह का ऑप्शन है जिनके जो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है। इन केस अगर ध्रुव जुरैल कभी इंजर्ड हो जाते हैं या फिर कुछ इन्हें निकल आ जाता है, तो फिर ओपनिंग नंबर इनके ही बहुत बढ़िया है और ये थर्ड नंबर पे खेल सकते भाई हैं। तो ये थे कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न जो कि हमने दोनों ही टीम्स के बारे में बताए हैं। ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है दोनों टीम्स में, दोनों टीम सॉर्टेड ही टीम तो ऑलमोस्ट। भाई बहुत बस बैलेंस है यार। बॉलिंग में बस पेस लाइन थोड़ी सी बढ़िया हो जाए तो बहुत बैलेंस टीम है। देखो बॉलिंग वाइज तो जीटी बढ़िया टीम है, लेकिन बस एक इशू है कि इनकी बैटिंग बहुत सॉर्टेड है। और जीटी की बैटिंग बस देखनी होगी कि मिडिल ऑर्डर में कैसे चलती है। तो अगर रेट करना हो राजस्थान के स्क्वाड को तो मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। भाई मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 होने वाली है इसकी रेटिंग, क्योंकि बहुत बढ़िया टीम है यार। बॉलिंग अगर बढ़िया हो जाए तो और भी बढ़िया हो सकती थी रेटिंग, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी पेस मुझे लग रही है कि कुछ कंसर्न हो सकता है। मुझे बस तो सिमरन वो हेटमायर का सिमरन हेटमायर और संदीप शर्मा के फॉर्म का थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए 8.5 आउट ऑफ 10। नहीं तो स्क्वाड तो भाई 10 आउट ऑफ 10 वाला भी है, क्योंकि आपके ओपनर सॉर्टेड है, ध्रुव जुरैल एट नंबर 3, रियान पराग एट 4, तो फिनिशर्स भी ठीक ठाक है। जल्दी बड़ा इशू स्कोर तो इज भाई इस इस साल बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है यार अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका। तो वो इस मौके को गवाएंगे नहीं, वो बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से परफॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया टीम है। और उन्हें उन्हें टीम भी बहुत बढ़िया मिली है एज ए कैप्टन। बैटिंग तो भाई इतनी सॉर्टेड है कि मुझे लग रहा है कि 250 प्लस जाएगी बहुत सारे। तुम्हें क्या लग रहा है? 250 प्लस तो नहीं जाएगी यार। एक या दो मैच में? अगर एसआरएच के साथ मैच है तो फिर जा सकता है, क्योंकि एसआरएच भी फिर बनाएगी ना 300। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कितने मैचेस में 250 प्लस करने वाली है? वो तो डिपेंड करता है कितने मैचेस में हाईवे बन रहा है। लास्ट ईयर को एनालाइज करके क्या लग रहा है? देखो स्क्वाड्स के हिसाब से देखा जाए, बॉलिंग के हिसाब से तो एसआरएच की बॉलिंग वीक है, केकेआर की बॉलिंग की हमने लास्ट ही एपिसोड में बात करी थी। तो इन दोनों टीम के अगेंस्ट अगर ये चाहे तो आराम से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और 250 तो नहीं लेकिन 220 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकती है। ये बोलने वाला था कि 2 मैच में तो मिनिमम जाएगी ये 250 प्लस। मैं 250 प्लस बोल रहा हूँ, 2 मैच में जाएगी कंफर्म। तो ये प्रिडिक्शन से अगर आप एग्री करते हो तो डू कमेंट डाउन। और इसी के साथ ऑन दैट नोट ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। एंड वी होप सो कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। और अगर आप आरआर और जीटी दोनों में से किसी का भी फैन हो तो प्लीज कमेंट डाउन कि आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कहाँ पे फिनिश करने वाली है इस टेबल में। आरएड वाले लाइक कर दो, जीटी वाले शेयर कर दो, आरसीबी वाले तीनों कर दो। सीएसके वालों तीनों की। तो यस, दिस इज द वैगन व्हील। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि हमारा आखिरी एपिसोड भी होने वाला है। तो प्लीज उस एपिसोड को देखना। और दो सबसे एल क्लासिको टीम्स भी बची हुई है अभी तक कवर करने के लिए, सो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।